नमस्कार, सियासी हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। दोनों ही लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। परिणाम के नतीजे आने के बाद एक तरफ जहां सपा के सहयोगी नेता परेशान हैं, तो वहीं इसी बीच सपा के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। राजभर ने बयान देते हुए कहा कि आजमगढ़ की हार तो पहले से ही पता थी और इसकी वजह खुद अखिलेश हैं। तो कुल मिलाकर नतीजों के बाद अब जीत हार का ठीकरा एक दूसरे के ऊपर फोड़ा जा रहा है और ऐसे में जहां भाजपा ने सपा के गढ़ आजमगढ़ और रामपुर को जीत लिया है, तो वहीं अब सपा के सहयोगी दल के नेता राजभर ने यहां तक कह दिया कि वे अखिलेश यादव से परेशान हैं और उनकी आपसी लड़ाई है, सपा का इससे नुकसान हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जीत हार के बाद पार्टी के अंदर एक बार फिर सहयोगी दलों और पार्टी के नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट पर अपनी ताजा हार की भड़ास भी निकाली और कहा कि भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी। इसी पर करेंगे चर्चा और आइए चर्चा के साथ ही हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे एक परिचय आपका करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बीजेपी से शबनम पांडे जी। शबनम जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं रोहित अग्रवाल जी, आरएलडी राष्ट्रीय प्रवक्ता, सर बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और मीजम जैदी जी जुड़ रहे हैं, नगर उपाध्यक्ष हैं सपा से। मीजम जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही जुड़ रहे हैं कतील शेख जी, स्टेट हेड है उत्तर प्रदेश। सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूं, हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं बीजेपी से। सबसे पहले आपको बहुत बधाई, जिस प्रकार से कहा जाए सपा का गढ़ माना जाता रहा है आजमगढ़ और रामपुर, दोनों ही सीटों पर बहुत ही भारी अंतरों से जीत और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि इसको लेकर अब कांटे की टक्कर है। लेकिन जिस प्रकार से सपा में देखा गया अंदर खाने पे एक कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह थी, क्या इसी का फायदा बीजेपी को मिला है? किस तरीके से आप इसकी जीत को देख पाती हैं? अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आपके दर्शकों को जो आजमगढ़ के हैं, रामपुर के हैं, उनको बधाई देती हूँ इस जीत के लिए। और साथ साथ इसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता और नेताओं को देती हूँ जी। निश्चित तौर पे ये हमारे पास इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं था, बस जीत हासिल करने के लिए आजमगढ़ और रामपुर की धरती थी। फिर भी हमने जो संघर्ष किया, जो जुझारूपन दिखाया, हमारे संगठन ने जो रणनीति बनाई और उस पर नेता और कार्यकर्ता चलकर इस जीत को हासिल करते हैं। तो जीत हासिल करने में हमारा सबसे बड़ा हथियार था हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, जिसको हमने धरातल पर पूरी दमदारी और ईमानदारी से उतारा था। लेकिन उसके ठीक विपरीत अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां कहीं न कहीं धरातल से नदारद दिख रही थी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एसी कमरे की हवा खा रहे थे और साथ साथ ये भी देखने को मिला कि जिस तरीके से जनता का विश्वास आज इनके एमवाई समीकरण से उतरते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के एजेंडे पे आ रहा है, तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने ये आह्वान भी किया अपने संगठन में कि अब हम 80 सीट, पहले 75 सीट हम मानते थे, पर अब इसको देखकर हमें लगा 80 सीट हम अच्छी तरीके से ले सकते हैं। भले ही विपक्ष तमाम आरोप लगाते हैं हारने के बाद, चुनाव हारने के बाद कहते हैं ईवीएम खराब था, ईवीएम की वजह से, पुलिस प्रशासन की वजह से और अन्य पार्टियां चुनाव में क्यों खड़ी हो गई, लोकतांत्रिक व्यवस्था को धत्ता दिखाते हुए कहते हैं कि अन्य पार्टियां क्यों खड़ी हो गई। देखिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी पार्टियों को अधिकार है खड़े होने का। ये तो कांग्रेस, सपा और बसपा का है कि एक दूसरे के लिए ये सीट छोड़ दिया करते हैं, खड़े नहीं होते हैं। अमेठी में सपा नहीं खड़ी होगी तो कन्नौज में कांग्रेस नहीं खड़ी होगी। ये समीकरण AB टीम बनाने की इनकी है। हम पूरी तरीके से अपने संगठन पर विश्वास करते हैं और संगठन पूरी रणनीति के तहत जमीन पर उतरती है, बूथ लेवल से। जी बिल्कुल, उसका नतीजा है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सपा के गढ़ को भेदने में भाजपा कामयाब रही है। हमारे साथ मीजम जी भी जुड़ चुके हैं, सर अब तक आवाज पहुंच रही है? जी मैं सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल, शबनम जी की बातचीत आपने भी सुनी होगी, लेकिन लगातार अगर अब देखा जाए पिछले तमाम चुनावों में जब भाजपा की जीत होती है तो ठीकरा जो है वो कहीं ना कहीं ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है, या फिर जो कार्यशैली रही है, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट आया है
कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक भड़ास निकली है, क्योंकि आपके ही जो सहयोगी है, जो आपके ही दिग्गज नेता है, या यूं कहा जाए जो आपके बड़े नेता हैं, जो कि आपको सीख देते हैं या फिर आपके साथ खड़े होते हैं, वही अगर आप पर उंगलियां उठा दें, तो क्या ट्वीट के माध्यम से यह साबित करना, या इस तरीके से कहा जा सकता है कि क्या जो ट्वीट है कि नामांकन के समय चीरहरण हुआ, या बीजेपी जो है वो एक गलत तरीके से दुरुपयोग करके नामांकन के समय हो, या फिर ईवीएम की वोटिंग है, उस तमाम चीजों को लेकर कहा जाता है, उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन अपने ही निशाना साधे तो क्या कहेंगे? ओपी राजभर जी की बात कर रही हूं मैं। देखिए, ओपी राजभर जी ने जो कहा है वो जाहिर सी बात है कि हमारे हित के लिए कहा है कि किस तरह से सामंतवादी ताकतें चुनाव जीत जाती हैं, आप घरों में बैठे रहते हैं। जिस तरह से वोटिंग हुई, वोटिंग का ग्राफ काफी नीचा रहा हो, तो आप देख रही हैं परसेंटेज काफी नीचा था, काफी कम रहा परसेंटेज। जहां पर 900 जिस पोलिंग स्टेशन पर बूथ पर 900 वोट थे, वहां पर कुल 6 वोट पूल हुए। तो इसकी वजह ये थी कि कई बार आपने देखा कि हमने आवाज भी उठाई, और ये बात हम लोग लगातार कहते भी आ रहे थे कि देखिए ऐसा है कि पुलिस प्रशासन निकलने नहीं दे रहा है, वोट डालने नहीं दे रहा है, गलियों के बाहर कोर्डन डाल रखा है पुलिस का, और लोग आ रहे हैं तो उनकी गाड़ियों में हवा निकाल दी जा रही है, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। कहीं ना कहीं 4-5 बिंदु ऐसे रह गए जहां पर हम काम नहीं कर पाए। मान लीजिए जनता जो है वो इस वक्त उपचुनाव में इंटरेस्ट भी नहीं लेती है, क्योंकि अभी मालूम है हाल ही में 2024 में चुनाव होने वाला है। तो कुल जो जनता का इंटरेस्ट भी कम रहा, पोलिंग भी कम रही, और बूथ पर कार्यकर्ता लोगों ने निकाल करके मुझे लगता है कि ज्यादातर वोटर को पहुंचाने का काम नहीं कर पाए। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जिस तरह से वोटरों का और उनको ना पहुंचने देने का प्रयास था, कहीं ना कहीं सफल रहा, जिसकी हम लोग लगातार शिकायत करते आ रहे थे। और चूंकि उपचुनाव है, ये तो लोकतंत्र का और मशीनरी का, प्रशासन का और शासन का और पार्टी का मशीनरी का चुनाव होता है, तो कहीं ना कहीं ये जीत बहुत बड़ी जीत हार में नहीं बदलती है। फिर वही के जनता का जो पिछले चुनावों में जब आपको वोट जो है लगभग आसपास मिले, यूं कहा जाए, ये कहा जा रहा था कि हाँ अखिलेश यादव के दम पर, यूं कहा जाए कि सपा जो है एक अच्छा काम करते नजर आ रही थी, लेकिन हालांकि जीत बीजेपी की हुई, तब आपने जो पूरा है श्रेय जो दिया वो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को दिया। लेकिन अब जब इस तरीके से दो उपचुनाव रामपुर आजमगढ़ में अगर ये तस्वीरें सामने आई हैं, तो एक बार फिर वही पुराना ढर्रा ईवीएम को लेकर या फिर प्रशासनिक मशीनरीज को लेकर, और तमाम जो एक बड़ा यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट हालांकि अखिलेश जी ने ट्वीट में किया है, ये कहा है कि आजादी के अमृतकाल का ये कड़वा सच है। तो क्या वाकई इस सच्चाई को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ कमी रह गई आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से मंथन करना जरूरी है? देखिए, हर पार्टी और हर पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्तर से पूरी मेहनत से और शिद्दत से काम करता है, वो कहीं ना कहीं कमी छोड़ने का प्रयास तो देखिए नहीं करता है। जीत और हार अंततः फिर जनता के रहती है साथ में, और फिर जाहिर सी बात है कि जनता का मैंडेट जो हमें दिया है उसको हम स्वीकारते हैं, हार भी अपनी हम स्वीकारते हैं। मगर हार की वजह क्या रही, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। साथ में जो हमने आपको बताया कि जिस तरह से वोट को पूल नहीं कराया गया, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज कम होती गई, और हम लगातार शिकायत करते रहे, कहीं ना कहीं उसको अनदेखा करना और उसको अनसुना करने का भी ये प्रयास रहा कि भारतीय जनता पार्टी जीत हुई, चुनाव जीत हुई। चलिए, मैं आरएलडी से हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करूंगी। इससे पहले कतील शेख जी हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे? तमाम बातचीत सुनी आपने, बीजेपी सपा और आरएलडी जो है कि एक बहुत बड़ा सहयोगी यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका रुख करने से पहले आपका रुख लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हर बार ये देखा जाता है कि ईवीएम को लेकर हर बार कटाक्ष किया जाता है, लेकिन ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि बबुआ बाहर निकले एसी कमरे से, ये पहले से वो नसीहत दे रहे थे। तो आखिर क्यों नहीं नसीहत को जो है माना गया, क्यों नहीं उस सलाह को माना गया, और देखिए नतीजे सामने आ गए। बबुआ आपने अपनी तरफ से जोड़ दिया, क्या बबुआ तो उन्होंने नहीं कहा था जी। उस हवा में ओम प्रकाश राजभर जी अभी जो उनको एसी की हवा गर्म लग रही है, उस हवा में वो भी बैठकर मंथन करते थे अखिलेश यादव के साथ जी। और अभी ओम प्रकाश राजभर की राजनीति तो आज तक मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस तरीके की राजनीति है। सत्ता लोभी नेता को कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि
सत्ता का लोभ करेंगे तो सत्ता में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उस कंडीशन में आप अपने डिसीजन को बार बार बदले। अभी तक भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद पर थे, उसके बाद उनको लगा अखिलेश यादव जीत रहे हैं, फिर अखिलेश यादव के साथ जाके ठंडी हवा में बैठने लगे, फिर एसी से बाहर निकले तो अखिलेश यादव के अंदर की बातों को पब्लिश कर रहे हैं। ये उनके मन में एक ऐसी भावना पैदा कर रहा है समाज को, वो बताना चाह रहे हैं कि आप देखिए मैं अखिलेश यादव से बहुत ज्यादा मेरी नजदीकियां नहीं है, मैं एसी से बाहर आ चुका हूँ, रोड पर आ चुका हूँ। दूसरी बात, ईवीएम को लेकर लगातार सरकार पर, किसी भी सरकार पर निशाना जो सरकार समाजवादी पार्टी बीएसपी कांग्रेस बना रही है, तो ईवीएम में देखिए 1-2 वोटों से है, फिर 10-20-100 वोटों से है, फिर हो सकता है लाखों की संख्या में वोट जो हो रहे हैं। 111 सीट में जीते तो क्या ईवीएम 10-12 सीट पाते, मगर 111 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती जी। और जिन्होंने मेहनत नहीं की उनको कुछ भी सीट नहीं मिली, कांग्रेस हारी, बहुत बुरी तरीके से मायावती की सरकार पार्टी हारी, बसपा हारी। तो देखिए ये ठिकरा फोड़ने की बात है। मेरा सिर्फ यही कहना है, अगर आपको हार मिली है, जनता ने आपको नकारा है, तो उसको स्वीकार करिए और अपनी कार्यशैली को और अच्छी तरीके से पब्लिश करने की कोशिश करिए, ना कि ईवीएम पे। अब कुछ लोग शायरी में पार्टी को दोष दे रहे हैं, किसी को कोई अल्लाह बता रहा है, पत्रकारों को भी चश्मा। आजम खान के कुछ बयान मैंने देखे, अभी देखिए बहुत सारी चीजें बाकी है समाज में। आप किसी को कुछ भी कहने से पहले सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं। किसी पत्रकार को आप कहेंगे आप अंधे हैं, आप चश्मा नहीं लगाए, आपको ये है, आपको वो है, तो इस तरीके से अगर वही उसी पर जो है योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया कि भाई रस्सी जल गई, ऐसा नहीं गई। तो मैं इन सब बातों का पूरे तरीके से विरोध करता हूँ। ये कि आप समाज में हार अगर जीता है, जीत आपको स्वीकार है, तो हार भी स्वीकार करिए जी। रोहित अग्रवाल जी, रामपुर से अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो वोट के बल पे जीती है, न कि ईवीएम के बल पे जी। इसके पहले लगातार आजमगढ़ का दबदबा रहा। आजमगढ़ में आपने क्यों धर्मेंद्र यादव को उतारा, क्यों नहीं मुस्लिम वहां का कैंडिडेट खड़ा किया, क्यों नहीं आपने कोई वहां का लोकल यादव खड़ा किया? अपने ही परिवार को आप जिताएंगे, ये नहीं चलेगा। जनता सब जान गई है कि भैया आए हैं 10-15 दिन यहाँ मौज मस्ती करके इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद सीधे दिल्ली और वहां का रुख करेंगे। ऐसे देखिए ना तो राजनीति हो पाती है ना कुछ। आप हर चीज को त्याग कर जनता से समर्पित हो जाइए, तब तो आपको लोग लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी की राजनीति तभी बंद हो गई थी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। अब उनको समाजवादी पार्टी भी बुरी लग रही है, कुछ देर बाद वो मायावती के साथ चले जाएंगे, वो भी बुरी लगे। तो कहाँ राजनीति में, तो ये ऐसा थोड़ा राजनीति होती है। चलिए कतिल जी मैं रुक करना चाहूंगी। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, आरएलडी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। रोहित जी तमाम बातचीत सुनी, हालांकि हार जीत तो हर चुनाव में लगी रहती है, लेकिन जिसे लगातार सपा का गढ़ माना जाता है आजमगढ़ रामपुर, और आश्वस्त भी थे आप जीत के प्रति, समाजवादी पार्टी आश्वस्त थी कि कहीं ना कहीं जीत होगी, लेकिन जिस प्रकार का दांव बीजेपी ने खेला, या यूं कहा जाए योगी सरकार के कार्यकाल में जो भी कार्य हुए हैं, हालांकि बीजेपी इसको श्रेय देती है, डबल इंजन की सरकार जो है योगी जी ने कहा जैसे ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि उसके दम पर जो है सरकार यहां पर बनी है, और 2 सीटें उपचुनाव में वो फिर से जीत कराई है जो कि सपा के खाते में जाती रही हैं। क्या कहेंगे, 2024 का विजन जो है वो बीजेपी देख पा रही है, लेकिन सपा आरएलडी जो गठबंधन है कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि किसी प्रकार से कमजोर होता नजर आ रहा है, या जनता विश्वास नहीं कर पा रही, जो वोट बैंक खिसक रहा है? देखिए 2019 के चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले एक उपचुनाव लोकसभा का और हुआ था जिसमें खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। उसके बावजूद जब 19 का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी वो सीटें जीत गई थी दोबारा। तो ये कहना कि साहब आज ये चुनाव हो गया है जिसमें हम अपना गढ़ हार गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि साहब आप 24 के अंदर 80 सीटें जीत जाएंगे, तो ठीक है, आपको बधाई हो, आपको एडवांस में बधाई हो, आपको अभी से उसकी जश्न मनाना शुरू कर देना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं 4,500 वोट की हार नहीं होती है।
गढ़ के अंदर, जहां पे शासन प्रशासन खुद चुनाव लड़ रहा था कैंडिडेट के साथ साथ, वहां पे अगर आप 4,500 की जीत दर्ज करते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उपचुनाव सत्ता के चुनाव होते हैं, ये सब जानते हैं। और ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि रामपुर के अंदर जिस तरीके से एक 600 वोट का पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है 1 वोट पड़ा है, और एक 500 वोट के पोलिंग स्टेशन के ऊपर 6 वोट पड़े हैं, जो कि मुस्लिम बाहुल्य थे दोनों क्षेत्र। और ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके के वोट पड़े हैं तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के ऊपर जवाबदेही बनती है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते हैं। रोहित जी, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं कर रहा है? हो सकता है होना दिया हो भारतीय जनता पार्टी ने और पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया हो मुसलमान। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं है? शेख साहब वहां तो वोट ही नहीं पड़े ना। और जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बिना कागज के बुलडोजर चल रहा है जी, इस तरीके से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और आप बताइए कौन सी धारा के अंदर मुसलमानों को, इसका जवाब दीजिए आप मुझे। और उसके बाद आपको लगता है कि मुसलमान इसको वोट कर देगा? क्यों नहीं जा रहा आदमी? नहीं, मुसलमान इनको वोट कर देगा। कांग्रेस तो वहां पे चुनाव लड़ नहीं रही थी। एक साहब, मुझे लगता है कि आपको अपने तथ्य दुरुस्त करने की जरूरत है। आप अभी व्हाट्सएप रोहित अग्रवाल जी, राजनीति नहीं हो पाती है। भारतीय जनता पार्टी के सूटकेस डिलीवरी के बाद उसको टिकट दी गई बसपा के द्वारा। और आप देखिए कि बसपा ने सिलेक्टिव कैंडिडेट उतारा कि आजमगढ़ में तो कैंडिडेट उतारेंगे, रामपुर में कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट चुनाव जीता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। और खैर जीत होती है, जीत की बधाई, जनमत जीतने की आपको बधाई। अरे शेख साहब, आप ही का चैनल है, स्टेट हेड लिख के बैठे हो, अब कम से कम आप तो उतनी मर्यादा रखो। चलिए रोहित जी, शबनम जी से ही सवाल का जवाब ले लेते हैं, बीजेपी के हैं जी। नहीं, सच क्या था, आपको पता ही नहीं, कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ी है। आपको पता ही नहीं, आप चाहते हो कि मुसलमान इनको वोट कर दे भारतीय जनता पार्टी को। आप कह रहे हो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, कैसे दे रहा है बताओ मुझे। मुसलमान के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, आप वोट भी सोचोगे कि मिल जाएगा? देखिए, बुलडोजर चलाओगे उसके बाद आप सोचोगे वोट मिलेगा आपको मुसलमान का? सुनीता, किसी धारा के आप बुलडोजर चलाओगे उसके घर के ऊपर। कतील जी रुकना चाहूंगी, शबनम जी कहीं पक्ष ले लेते हैं। आप कितने मुसलमान मोहल्लों में चलोगे मेरे साथ? कितने मुसलमान मोहल्लों में आप मेरे साथ कैमरा लेके चलोगे बताइए? और उसके बाद कैमरा आपको मैं बताऊंगा कि मुसलमान कितना वोट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। मोहल्ले में जाता हूँ, मुस्लिम बहुत सुरक्षित है, मुसलमान के रहनुमा न बने कोई भी नहीं। जी कौन से मोहल्ले में चले जाते हैं? एक साहब मुझे लगता है कि अभी शायद आपको जरूरत है चश्मा बदलने की, लेकिन जब हम चश्मा बदलने की आपको जरूरत है। आप मोहल्ले में जा रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए, तो मैं आपको, आप मुझे भी दिखा दीजिए ऐसे मोहल्ले। प्रशासनिक हमले पे कोई भी आरोप नहीं लगाते हैं। हमने गोरखपुर और कैराना हारा तो उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। और दूसरी बात, बार बार कह रहे हैं कि बसपा के द्वारा कैंडिडेट आजमगढ़ में उतारा गया है। क्या उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराने के चुनाव लड़ा था? ये तो जवाब देना पड़ेगा ना भाजपा को। हार भी हार जवाब यही है। अब ये कहते हैं जवाब होता है वोट देंगे, कौन जीता मैं कहती हूँ कि हम 4,500 वोट से हार को हार नहीं मानते हैं। 4,500 वोटों की हार को हार नहीं मान सकते आप। किसी को मुसलमान वोट की हार जीत होती है। जितने हिंदुओं 2024 में देख लेंगे। और ये लगातार चुनाव में देखने को आ रहा है कि मुसलमान बढ़ता है। और यही बात आजम खान साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ा। रामपुर में आजम खान जब जेल में रहते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन बाहर आके अपनी वो अहंकारी बोली जब बोलते हैं तो वो चुनाव हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमान कोई बलुआ बंधु नहीं है। या आजम खान या सपा मुसलमान के ठेकेदार बनके उनको हाशिए में नहीं रख सकते। भारतीय जनता पार्टी ने सभी धर्म जाति के लोगों को बराबर चश्मे से देखा है और बराबर वहाँ से बोल रहे हैं। मुसलमानों का अपना भी तो एक वजूद है। कौन मुसलमान
मेरे लिए लड़े जी। अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? जी कतिल जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। कतिल जी रुकिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये हो क्या रहा है? ये डिबेट का तरीका है क्या? कतिल जी आपकी स्पष्ट नहीं आ पा रही, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जी जी, यहाँ पर रोहित जी एक सवाल मेरा यहाँ पर, जिस प्रकार से एमवाई फैक्टर को लेकर लगातार कहा जाता रहा है, सपा के लिए सबसे जो बड़ा एक चुनावी वोट बैंक रहा है, कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष भी, कहीं आपको लगता है जिस प्रकार से आजमगढ़ का वोट बैंक खिसकना, रामपुर का वोट बैंक खिसकना, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने जदी साहब से बात की, आरएलडी भी एक बहुत बड़ी वहां पर सपोर्टिव पार्टी है, और जिस प्रकार से जब चुनावों के वक्त जयंत चौधरी जी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक साथ नजर आ रहे थे, कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस फैक्टर को कुछ वहां पर वोट बैंक में आगे राहत मिलेगी या इस तरीके से वो आगे बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन अब जो चुनावों का नतीजा आया है, आपने असदुद्दीन ओवैसी की भी यहाँ पर बातचीत सुनी होगी, कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी में उन्होंने बात कही, और बहुत ही जो शब्दों का इस्तेमाल किया मैं वो नहीं करना चाहूंगी कि मुस्लिमों को ऐसी पार्टियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बयान भी वो देते नजर आए हैं। तो क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, ओवैसी साहब चाहते हैं कि मुसलमान ओवैसी साहब का सूटकेस भरवाते रहें और मुसलमानों का सौदा ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में करते रहें। ओवैसी साहब जो मुखौटा ओढ़ के आते हैं यहाँ पे चुनाव के समय, उसके ऊपर ओवैसी साहब चाहते हैं कि मुसलमानों का सौदा करते रहें, जिस तरीके से बहन जी बीएसपी में दलितों का सौदा कर रही हैं और अपना सूटकेस भर के निकल जाती हैं और दलितों को बेच के आगे बढ़ जाती है। उसके बाद ना दलित हित की बात करती है, ना दलित की समस्या की बात करती हैं। उसी तरीके से ओवैसी साहब ना मुसलमानों का हित चाहते हैं, ना मुसलमानों की समस्या पे बात करना चाहते हैं, उससे मुसलमानों का विभाजन करा के अपना सूटकेस भर के आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ओवैसी और मायावती जी, ये दोनों पार्टियां इस समय भारतीय जनता पार्टी के पाले में खेल रही हैं। मायावती जी एक तो अपना सूटकेस भरती हैं, दूसरा ईडी और सीबीआई के डर से खेलती हैं, और ओवैसी साहब अपना सूटकेस भर के हर जगह पे निकल जाते हैं, चाहे वो बिहार रहा हो, चाहे वो बंगाल रहा हो, और चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो। और यही उन्होंने उपचुनाव के अंदर किया कि अपने कैंडिडेट को बीएसपी के टिकट के ऊपर लड़वा दिया ताकि वहां पे दलित का विभाजन हो सके, दलित वोट बैंक का, और मुसलमानों का विभाजन हो सके। और वही विभाजन करके उन्होंने एक नाचने गाने वाले व्यक्ति को चुनाव जितवा के जनता के साथ। रोहित जी आपकी अगर बात पूरी हो गई तो मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगी। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि क्या मुस्लिम वोट बैंक, जी शबनम जी बस एक सवाल मैं आपके पास ही आ रही हूँ, क्या मुस्लिमों के पास या फिर जो आपके वहां पर तमाम इलाके में जो लोग हैं, जो जनता आपके काम को पहले देखती आई है, जो आपको ही वोट देती आई है, क्या उनके पास इतनी शक्ति नहीं है सोचने समझने की? अगर आपने उनके लिए कार्य किया है और अब वो योगी सरकार के कार्यकाल को देख रहे हैं, और अगर वोट बैंक आपको नहीं मिल रहा है, अब वो वहां खिसक रहा है बीजेपी की तरफ, तो क्या आप उन्हीं मुस्लिमों को दोषी करार देंगे जो पहले आपके वोट बैंक रहा करते थे? नहीं, देखिए ऐसा है, पहली चीज तो ये कि मुसलमान हमारा वोट बैंक नहीं है। मुसलमान हमारे लिए हमारा भाई है, हमारे देश के नागरिक हैं। नहीं, हमारे देश के नागरिक हैं। मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं और मुसलमानों के साथ हम खड़े हुए हैं। तो हम मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक कहना, और यही शायद जो ओवैसी साहब कर रहे हैं कि मुसलमानों को वोट बैंक बना के और वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। और निरंतर देखिए, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, वो किसी की जागीर नहीं होता है, उसको गुमराह करने का काम किया जाता है। जब चुनाव आता है तब ओवैसी साहब की एंट्री होती है, उसके बाद 4 साल तक वो आराम से कंबल ओढ़ के सोते हैं। आप बताइए, 22 का भी अभी चुनाव बीता था, मार्च के अंदर रिजल्ट आया था, उसके बाद मुस्लिम्स के ऊपर बुलडोजर चला, उनके घरों पे बिना किसी धारा के बुलडोजर चलाया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया। ओवैसी साहब नदारत थे, लेकिन जैसे ही उपचुनाव आया वो एक्टिव हो गए। तो मुसलमानों का इस्तेमाल करना, वोट बैंक समझना, ये ओवैसी साहब कर रहे हैं। और निरंतर मुसलमानों को गुमराह करके वोट बैंक को लगातार, चाहे वो AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर मायावती, एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है बीजेपी की बी पार्टी, क्या कहेंगे इसके लिए? सुनीता जी, सबसे पहले तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूँ कि जीते हुए सांसद नाच करने वाले इस तरीके से अपमानित करना किसी भी पेशे को, वीडियो भिजवा दूंगा आपको। ये जिस तरीके का अश्लील नाच गाना ये करते हैं, ये मुझे नहीं पता कि जनता का कितना भला कर पाएंगे। मैं आपको वीडियो भिजवा दूंगा। रोहित जी माफ कीजिएगा, उनके प्रोफेशन पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर पार्टी का जो प्रोफेशन तो जनता को उसका जवाब, जनता को झेलना पड़ेगा ना, उसकी बात तो करनी पड़ेगी। वो प्रोफेशन है कि वो नाच गाना है कि वो अश्लीलता प्रवृत्ता है जनता को, ये तो जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे वो मनोज तिवारी रहे हो,
और चाहे वो निरहुआ हो। कहते हैं सम्मान करना, तो क्या आप हिंदुओं का सम्मान नहीं करें? हिंदू सांसद बन जाए तो आप उसका सम्मान नहीं करेंगे? आप नहीं, हिंदू कहाँ से आ गया मैडम? हिंदू तो मैं खुद हूँ। नहीं, हिंदू तो मैं खुद हूँ मैडम। देखिए, हिंदू आप भी हैं, हिंदू मैं भी हूँ। यहाँ पे ये हिंदू कहाँ से आ गया? अगर एक नाच गाने वाले को नाच गाना कह दिया, अश्लीलता परोसने वाले को हमने अगर ऑब्जेक्शन उठा दिया, तो उसमें दिक्कत कहाँ हो रही है आपको? भाई वो अश्लीलता परोसते हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं, किसी से छुपा नहीं है। जिस तरीके की अश्लीलता वो परोसते हैं। रोहित अग्रवाल जी, क्या पहली बार कोई फिल्म कलाकार जो है किसी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं या वो जीत कर आए हैं? क्या पहली बार ऐसा हो रहा है जिस तरीके से आप एक कलाकार का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं? सर, यहाँ पर मैं आपत्ति दर्ज करूंगी, एक कलाकार का अपमान न करें, पार्टी विशेष की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके की अश्लीलता निरहुआ परोसते हैं वो हमसे आके छुपा हुआ नहीं है। जनता ने उनको मेजॉरिटी के साथ जीत कर जनता ने उनको चुना है, उसके लिए क्या जिताया है? ये तो एक लंबा डिबेट है। एक प्रशासन ने उनको जिताया है कि जनता ने जिताया है, ये तो हमने 2019 में भी देख लिया था किस तरीके से निरहुआ हारे थे, और किस तरीके से 2024 में निरहुआ दोबारा हारेंगे अगर उनको टिकट मिलेगी, ये भी हम देख लेंगे। यही टिप्पणी करना है तो आप सपा में जाके टिप्पणी करिए जया बच्चन पे। देखिए, पेशे का सम्मान करिए, चाहे किसी भी पेशे। नहीं, बिल्कुल पेशे का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अगर कोई अश्लीलता परोसेगा तो उसके ऊपर बिल्कुल बात होगी। जी रोहित अग्रवाल जी, मुझे आप कहीं ऐसा ही लगता है आपको, एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जो मंथन होना चाहिए, अगर आप ये देखिए किस प्रोफेशन के व्यक्ति को उतारा गया है, अगर उसकी फैन फॉलोइंग है, जनता विश्वास कर रही है, तो पार्टी पर कर रही है, व्यक्ति विशेष पर कर रही है, लेकिन जनता ने मोहर लगा दी। अब उसके बाद अगर आप कोई भी टिप्पणी करें, उससे बेहतर होगा कि पार्टी मंथन करे कि आखिर क्यों जनता ने विश्वास किया। बिल्कुल हम मंथन कर रहे हैं, बिल्कुल मंथन कर रहे हैं। उसी के तहत हमने ये बताया है जिस तरीके से शासन प्रशासन ने चुनाव में लड़के और भारतीय जनता पार्टी को जितवाने का काम किया। 2024 में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2024 बहुत दूर नहीं है, 1.5 साल के लिए सांसद बने हैं। 2024 में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी काबिलियत क्या है? क्योंकि उनके परिवार की पार्टी है, इसलिए वो राजनीति में आए, तो उन पर आप। अरे मैडम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। जी चलिए, और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पढ़े लिखे हैं, फर्जी डिग्री लेके नहीं घूमते हैं। जयदीप साहब, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी जी सपा के। जी हेलो जी, जयदीप साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बताइए। जी जी जी, बिल्कुल चर्चा में आप जुड़े हुए हैं सर, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जिस प्रकार से अगर कोई पार्टी किसी नेता पर, किसी अभिनेता पर, कुल मिला के एक प्रत्याशी के तौर पर उसे वहां पर चुनती है और लेकर आती है, अगर सपा की बात जिस प्रकार शबनम जी ने किया, जया जी हैं, बहुत सारी कलाकार जो है, हेमा मालिनी जी हैं, अगर वो वहां पर अपने प्रोफेशन के साथ अगर सेवा करना चाहती है जनता की, तो क्या किसी के प्रोफेशन को लेकर उंगलियां उठनी चाहिए? मीज़म जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ढूंढ रही है उनको जी, मथुरा की जनता ढूंढ रही है कहाँ है हेमा मालिनी। जी जी, वो अपने नाच गाने में मस्त है हेमा मालिनी, और जनता उनको ढूंढ रही है कि कहाँ है। मथुरा की जनता उनका इंतजार कर रही है। मैडम पाएंगे आप? यादव एसी कमरे में बैठे थे, इसलिए ये स्थितियां हुई हैं। जनता के जनादेश से आई है, राज्यसभा से नहीं आई है। आपके जैसे जया बच्चन जी राज्य नहीं, समय की कमी है। आप सही मेहमानों को शुक्रिया करती है जी। अंतिम प्रतिक्रिया संक्षिप्त आपकी चाहूंगी सर। देखिए, पहली बात तो जो अभी रोहित जी कह रहे हैं कि नाचने गाने वाले जी, तो इनकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। पहली बात, कलाकार अगर कला दिखाकर अपने कार में, उसका एक बिजनेस है, उसका एक कार है। मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। तो बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जिनके परिवार में नाचने गाने वाले लोग हैं। तो अगर अपने बच्चों के साथ बैठ के वो वीडियो आप देख सकें तो मुझे बता। चलिए, बताना चाहूंगी कुछ टेक्निकल पॉइंट में से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, और तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप चारों मेहमान जुड़े, बीजेपी से शबनम जी जुड़ी है, बहुत धन्यवाद मैम आपका। मीज़म जी, आपका भी धन्यवाद, और हमारे साथ आरएलडी से रोहित अग्रवाल जी जुड़े, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो सियासी हलचल में आज आपने जिक्र किया जिस तरीके से आजमगढ़ रामपुर, जो कि कहा जाता रहा है सपा का गढ़ है, लेकिन उस गढ़ पर अब
किलाबंदी करते हुए बीजेपी के प्रत्याशी जीत कर निकल आए हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस चुनाव ने 2024 के लिए दूरगामी संदेश दिया है। तो वहीं ओपी राजभर जो कि कहीं ना कहीं ये बार बार संकेत देते आए हैं कि अगर आपको जीत हासिल करनी है तो एसी कमरों से बाहर निकलना होगा, जनता के बीच जाना होगा, अपना संदेश देना होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प ये बात कि आखिर इन उपचुनावों में जीत अब बीजेपी की हुई है। कुल मिलाकर देखना होगा कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ देखने को मिलता है। सियासी हलचल में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ।